एवरीवन, दिस इज प्रवासी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भातखंडे जी से रिलेटेड है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भातखंडे जी से रिलेटेड है और इसमें हम आज भातखंडे जी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली वो पता है यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए है, यूपी टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ये वाला टॉपिक। ठीक है, वैसे तो ये सबके लिए भातखंडे जी का टॉपिक तो यूजीसी नेट में भी आता है, लेकिन अगर आप जेआरएफ की कर रहे हो तो यहाँ से तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए भी है, ये यूजीसी नेट के लिए है। तो आज हम भातखंडे जी के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनका जन्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 10 अगस्त 1860 को। कब हुआ था? 1860 को उनका जन्म हुआ था, 10 अगस्त 1860 को। और कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई के बालकेश्वर, मुंबई के बालकेश्वर ग्राम में, बालकेश्वर ग्राम में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। ठीक है, इतना आपको इनको याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था 10 अगस्त 1860 को हुआ था, मुंबई के बालकेश्वर ग्राम में हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और इनके माता पिता जो थे वो भी संगीत से ही थे, तो ये आप ये कह सकते हो कि बचपन से इनका जो एनवायरनमेंट था वो संगीत से ही था। और इनके जो मम्मी थे वो इनकी भातखंडे जी के जो मदर थे वो भातखंडे जी को शिक्षा देते थे। ठीक है, भातखंडे जी की मम्मा आप बोल सकते हो कि गायन करती थी, तो जिसको सुन सुनकर ये इन्होंने कंठ संगीत की शिक्षा अपनी मम्मा से भी ली। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्या क्या करते थे। ये सितार भी बजाते थे, बांसुरी भी बजाते थे और गायन, सितार बांसुरी गायन, ये तीनों से ही संबंध रखते थे। सितार बांसुरी और गायन, इन तीनों का इनको बहुत ज्ञान था। ठीक है, इतना आप इनको इनके बारे में याद रखना है। गायन ही नहीं करते थे, ये सितार भी बजाते थे, बांसुरी भी बजाते थे। उसके अलावा आपको पता है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे वो दक्षिणी संगीत पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया है, दक्षिणी पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, लेकिन विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु दिगंबर जो है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और भातखंडे जी जो है इनको द्वि विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपी टीजीटी का है ना, तो द्वि विष्णु के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और भातखंडे जी। ठीक है, और उसके अलावा इनकी एक बात आप याद रखनी है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे वो सिर्फ क्रियात्मक पक्ष पर जोर देते थे, यानी कि प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है ना वो सिर्फ उन पर जोर देते थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर क्रियात्मक पक्ष पर जोर देते थे, जबकि भातखंडे जी जो थे वो क्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों पर ही जोर देते थे। भातखंडे जी क्रियात्मक और सैद्धांतिक, क्रियात्मक और सैद्धांतिक क्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों ही पक्षों में निपुण थे। ठीक है, आप इनको इतना इनके बारे में याद रखना है। क्रियात्मक पक्ष से आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकली आज हम जो रागी करते हैं हमें पता होता है इसकी पकड़ अगर हम ऐसे लेंगे तो ये राग बनेगी। उसी तरीके से ये भी प्रैक्टिकली वाली चीज़ों को भी करते थे और उसके रूल्स रेगुलेशंस के बुक्स को आप सैद्धांतिक बोल सकते हो कि इन्होंने जो बुक्स लिखी वो सैद्धांतिक मानी जा सकती है। ठीक है, सिद्धांतों के आधार पर जो चीज़ें होती थी, यानी क्रियात्मक पक्ष पर भी जोर देते थे और सैद्धांतिक पक्ष पर भी जोर देते थे, जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर सिर्फ क्रियात्मक पक्ष पर जोर देते थे। ठीक है, उसके अलावा अब हम इनकी गुरु की बात करते हैं कि सितार की शिक्षा पंडित विष्णु भातखंडे जी ने जिनसे ली थी उनका नाम था वल्लभ दास। वल्लभ दास, सितार की शिक्षा इन्होंने वल्लभ दास जी से ली थी, जबकि गायन की शिक्षा जो इन्होंने ली थी वो था बेल बागकर, मियां हुसैन, और विलायत हुसैन। ठीक है, गायन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? बेल बागकर। ठीक है, बेल बागकर
बेलबागकर, मियां हुसैन और विलायत हुसैन, इनसे इन्होंने गायन की शिक्षा ली थी। इसके अलावा हम बात करते हैं, इन्होंने जो बीए अपनी कंप्लीट करी थी वो करी थी 1883 को। और आप सभी जानते हो कि ये पहले म्यूजिक से पहले एलएलबी कर रहे थे, यानी विलायत की परीक्षा कर रहे थे। एलएलबी की परीक्षा कर रहे थे ये, और इनकी कंप्लीट हुई थी वो 1890 में हुई थी। 1890 में इन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर ली थी। इन्होंने अपनी शिक्षा पुणे में ली, पुणे के बाद ये मुंबई चले गए, पुणे में भी ली, और उसके बाद ये पुणे के बाद ये मुंबई चले गए, पुणे के बाद ये मुंबई चले गए, फिर वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी मम्मा और इनकी जो वाइफ थी और इनकी जो बेटी थी वो दोनों ही एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने विलायत की जो पढ़ाई है ना बीच में कंप्लीट तो करती थी, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने अपना सारा टाइम जो था ना वो म्यूज़िक पे ही फोकस करने में लगा दिया था, कि बस संगीत में डूबे रहते थे, क्योंकि इन दोनों का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये सब विलायत ही कर सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को संगीत के लिए डेडिकेट कर दिया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, इनके वल्लभ दास जी जो थे सितार गुरु थे। गायन की शिक्षा इन्होंने बेलबागकर से ली, मियां हुसैन से ली और विलायत हुसैन से ली। बीए इन्होंने 1883 में की थी, एलएलबी 1890 में की थी। विलायत की परीक्षा छोड़ दी थी क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी डॉटर एक्सपायर हो गई। ठीक है, उन्नीस 1904 में इन्होंने भारत भ्रमण किया। 1904 में इन्होंने भारत भ्रमण किया। और आपको इनके बारे में एक बार और बता दूं कि 1904 में इन्होंने भारत भ्रमण किया, क्योंकि ये सभी अलग अलग संगीतज्ञों के पास जाते थे, उनसे संगीत की बारीकियां सीखते थे। लेकिन पहले ऐसा होता था कि कोई अगर सिंगर एक बार गा दिया ना तो उनका कोई बेटा होता था, तो उसे ही वो अपनी सारी सीक्रेट्स जो चीज़ें होती थी उनके गुरु की वो अपने बच्चों को सिखाते थे। लेकिन ये सबसे भ्रमण करने गए, सबसे इन्फॉर्मेशन ली, सबसे जानकारी ली संगीत के बारे में, लेकिन वो सब पता क्या करते थे, एक एक बार गाते थे और उसके बाद वो नहीं गाते थे, क्योंकि वो भातखंडे जी को उनका कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यानी भातखंडे जी के अंदर म्यूजिक वाली जो भी क्वालिटी थी वो उनको पसंद नहीं थी, कि मतलब भातखंडे जी से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो वो भातखंडे जी क्या करते थे, जब भी किसी सम्मेलन जो होते थे ना, उस सम्मेलन में वो क्या करते थे, जिस स्टेज पर वो कोई गायक गा रहा ना उसके नीचे, स्टेज के नीचे जाके बैठ जाते थे और वो वहीं से ही बंदिश राइट किया करते थे। ठीक है, आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। 1925 के बाद से इन्होंने विश्वविद्यालय वगैरह बहुत करे, विद्यालय वगैरह की स्थापना करी, और मतलब कि आज जो और उसकी विद्यालय की स्थापना की, और संगीत के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाए कि विद्यालय संगीत जो होना चाहिए वो विद्यालयों में भी होना चाहिए। तो संगीत के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया था कि आज हम सब म्यूजिक की प्रिपरेशन करें, तो आप ये बोल सकते हो कि भातखंडे जी का इसमें योगदान है। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो बुक्स आती है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इनके ग्रंथ जो आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले जो इनका ग्रंथ आता है वो आता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जिसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसके 4 भाग हैं, और ये चारों भाग किस भाषा में है? मराठी भाषा में। ठीक है, पहला इनका ये याद रखना है। दूसरा आता है इनका लक्षण गीत। ये कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में है। उसके अलावा तीसरा आता है क्रमिक पुस्तक मल्लिका। क्रमिक पुस्तक मल्लिका, जिसके कितने भाग है? 6 भाग है, और ये सब भाग कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसकी जो भाषा वो है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। और उसके अलावा चौथा आता है इनका, ठीक है, इतना याद रखना। इनकी जो बुक्स है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग मराठी भाषा में है। उसके बाद लक्षण गीत आता है, ये संस्कृत भाषा में है। क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं जो कि संस्कृत भाषा में है। और उसके अलावा आती है एक स्वर मालिका।
स्वर मालिका जो है ये संस्कृत भाषा में है। स्वर मालिका, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग हैं जो कि मराठी भाषा में, लक्षण गीत आता है और एक क्रमिक पुस्तिका मालिका आती है संस्कृत भाषा में, स्वर मालिका भी संस्कृत में आती है। और इसी वाली बुक्स में हमें इनके लिए चतुर नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? चतुर मिलता है। इन्होंने इसके अंदर इसका बहुत यूज़ किया, चतुर नाम का बहुत यूज़ किया। और आपको पता है इनका जो उपनाम है वो चतुर पंडित है। इनका उपनाम जो जाना जाता है वो क्या नाम है इनका? चतुर पंडित। चतुर पंडित, चतुर पंडित है इनका नाम, ठीक है। इनका उपनाम जो जाना जाता है चतुर पंडित जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने चतुर शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। ये स्वर मालिका, ये अपने वर्ड्स में, अपने बंदिशों में इस चतुर नाम का बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसलिए इनको चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। इतना आप याद रखना। इनकी ये बुक्स हैं, ग्रंथ बोल सकते हो आप इसको, ग्रंथ है ये इनके, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग मराठी भाषा में, लक्षण गीत संस्कृत भाषा में, क्रमक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं और स्वर मालिका जो है वो संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब इन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता से इन्होंने कई सम्मेलन भी आयोजित करवाए। अब बड़ौदा नरेश की सहायता से इन्होंने 1925 के बाद 5 सम्मेलन करवाए। 5 सम्मेलन बड़ौदा नरेश की सहायता से इन्होंने 5 सम्मेलन करवाए 1925 में। उसके बाद से इन्होंने विद्यालयों की भी स्थापना करी, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। विश्वविद्यालय भी बोल सकते हो। पहला जो इनका आता है मैरिस म्यूजिक कॉलेज, मैरिस म्यूजिक कॉलेज, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में, ये लखनऊ में है। और अब इसको जो बोला जाता है वो भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। भातखंडे संगीत विद्यालय, भातखंडे संगीत विद्यालय, इतना आप याद रखिएगा। मैरिस म्यूजिक कॉलेज जो कि लखनऊ में है, भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से अब इसको जाना जाता है। और आगे मैं और बताती हूँ आपको। इनका एक आता है माधव संगीत विद्यालय, माधव संगीत विद्यालय जो कहाँ पर है? ग्वालियर में, ये ग्वालियर में है। उसके बाद तीसरा एक और आता है जो कि बड़ौदा में है, बड़ौदा में है। और उसको क्या बोलेंगे? म्यूजिक कॉलेज। बड़ौदा में ये इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। मैरिस म्यूजिक कॉलेज जो कि लखनऊ में है, भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर का है, बड़ौदा में इनका एक म्यूजिक कॉलेज है। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, भातखंडे जी के बारे में। ये और इतना इन्होंने किया, इन्होंने क्रियात्मक पक्ष पे जोर दिया और सिद्धांतिक पक्ष पे जोर दिया, भातखंडे जी जो थे। और इनका जो थाट पद्धति का जो इनका दिमाग में ख्याल आया था वो पंडित वेंकट मुखी को देखकर ही आया था। पंडित वेंकट मुखी की जब उन्होंने 72 थाट पद्धति के बारे में सुना था, पद्धति के बारे में जब उन्होंने सुना था, तब इनके माइंड में थाट को लेकर विचार आया था कि जन्य राग कैसे होते हैं, कि हर चीज़ की, हर राग की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इस चीज़ से संबंधित है। तो थाट का ख्याल जो आया था वो किसको देखकर आया था? पंडित वेंकट मुखी को देखकर आया था। और अब इनकी कितनी थाट मानी जाती है? 10 थाट मानी जाती है, 10 थाट मानी जाती है। और इनसे क्वेश्चन एक ये बनते हैं कि पंडित वेंकट मुखी ने श्रुतियों को किस क्रम में रखा है? तो इन्होंने प्रथम श्रुति पर रखा है, जबकि प्राचीन काली जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? अंतिम मानी जाती है। प्राचीन काली जो मानी जाती है वो अंतिम मानी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता से काफ़ी म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की। 1925 में इन्होंने सम्मेलन स्टार्ट किए, 5 सम्मेलन दिए, ठीक है। इतना इनके बारे में आपको याद रखना है। माधव संगीत विद्यालय,
और फिर इनकी जो डेथ का सिलसिला था वो इनकी डेथ हुई थी 16 सितंबर 1936 को। 60 सितंबर को सितंबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी 90। और इनको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु की 2 साल तक ये सांस से संघर्ष करते रहे। ठीक है, 60 सितंबर 1936 को इनकी डेथ हो गई थी। और उसके अलावा अगर इनकी श्रुतियों को अगर हम पूछा जाए, जैसे मान लो एक तीव्रा होती है, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदंती, रम्या, उग्रा, शोभिनी, है ना। रम्या, उग्रा, शोभिनी, सॉरी शोभनी आएगी। 22 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तिवा, कुमदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शक्ति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी आएगा, सॉरी इससे पहले रोहिणी, फिर रम्या, रोहिणी आ गया, फिर रम्या आ गया, फिर उग्रा, फिर शोभिनी। ठीक है। और अब इनके स्वरों के बारे में बताती हूँ मैं आपको, और इसमें कोमल भी बता दूंगी। ठीक है। इन्होंने पहली श्रुति पर रखा है सा। ठीक है, पहली पर इन्होंने क्या रखा है, सा। फिर तीसरी पर इन्होंने रखा है कोमल, रे। फिर पांचवी पर इन्होंने क्या रखा है, ऋषभ। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 1 3 5 7, फिर 8 पे आ गए, 8 पे 9 10 11, फिर 10 पे, फिर 11 पे, 12 13 14, फिर 14 पे, फिर 15 पे, 15 16 17 18, फिर 18 पे, फिर 20 पे, और फिर 21 पे। ठीक है। अब देखिए 1 3 2 4 बार बोलो, याद रहेगा। 1 3 5 7 8 10 11 14 15। ठीक है, 14 15, फिर 18 पे आ जाइए, फिर 20, फिर 21। यानी याद रखिए आधुनिक काल के है ना। आधुनिक कालीन जो स्वर स्थापना की गई है वो प्रथम श्रुति पे की गई है, और जबकि प्राचीन कालीन जो की गई है वो अंतिम श्रुति पर की गई है। ठीक है, पहली पर सा आ गया, तीसरी पर कोमल रे आ गया, और पांचवी पर ऋषभ आ गया, सातवीं पर कोमल गंधार आ गया, कोमल गंधार। आठवीं पर क्या आ गया, शुद्ध गंधार। ठीक है, 8वीं पर शुद्ध गंधार आ गया, मध्यम आ गया इस पे, और 11वीं पर क्या आ गया, तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम आ गया। 14वीं पर आ गया पंचम, 16वीं और 15वीं पर आ गया धैवत, 18वीं पर आ गया, सॉरी गाइस एक मिनट, आई थिंक समथिंग मिस्टेक, सा आ गया, ये पहली पर सा आ गया। ठीक है, 1 5 ऐसे है ना, पहली पर सा आ गया, तीसरी पर कोमल रे आ गया, पांचवी पर ऋषभ आ गया, और सातवीं पर आ गया कोमल गंधार, आठवीं पर आ गया शुद्ध गंधार, 10वीं पर आ गया मध्यम, 11वीं पर आ गया तीव्र मध्यम, और 14वीं पर आ गया पंचम, 15वीं पर आ गया धैवत, फिर कोमल धैवत,
एक मिनट, समथिंग इज मिस्टेक, वेट। 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। हाँ, फिर कोमल निषाद आ गया और फिर निषाद आ गया, सही है, कोमल निषाद आ गया और फिर निषाद आ गया, ठीक है। 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21, ऐसे आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर आधुनिक काल का अगर हम स्वर देखें, हमारे आधुनिक काल का जो स्वर है वो रियल में क्या बनेगा, मतलब प्राचीन काल के हिसाब से। अब जैसे मान लो रक्तिका पे पंडित भातखंडी जी ने कोमल गंधार को रखा है, ठीक है, रक्तिका पे कोमल गंधार को रखा है, तो आज हमारा जो क्या बनेगा, इस पे हमारा शुद्ध रे बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया ना, शुद्ध रे बनता है हमारा। 7वीं पर अगर हम देखते हैं तो शुद्ध रे बनता है, इस पे कोमल पे शुद्ध रे बनता है। पहली पर हमने कुछ भी नहीं रखा है और अंतिम पर होता है, अंतिम पर निषाद रखा है, यानी भरत जो थे उन्होंने अंतिम पर निषाद रखा है। दूसरी श्रुति पर उन्होंने क्या रखा है, काकली निषाद को रखा है, ठीक है। और अगर 15वीं पर भी कुछ नहीं रखा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आप ध्यान रखिएगा इसको। और 20वीं पर इन्होंने क्या रखा है, 20वीं पर उन्होंने निषाद को रखा है, धैवत को रखा है, धैवत को रखा है, तो और यहाँ पे क्या आ रहा है, कोमल निषाद आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको ये याद है, इनकी श्रुतियाँ याद है, तो आपको याद रहेगा। 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 और फिर 21, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये भातखंडे जी के बारे में था, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच। इधर से क्वेश्चन बनेंगे, आप इतना याद रखना। और इनके एक क्वेश्चन बनता है इनसे, इनकी डेथ जो हुई थी, इनकी डेथ मैंने बता दी 60 सितंबर 1936 को हुई थी और इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो आप याद रखना, इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन ये जरूर याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी।